नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। आधुनिक काल हिंदी साहित्य में नई दिशा, नए विषय, नई भाषा को लेकर के प्रस्तुत हुआ, जिसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद आया। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद प्रस्तुत हुआ, जो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की इतिवृत्तात्मकता थी, सपाट बयानी थी, जहाँ कलात्मकता का अभाव था, विषय पर अधिक बल था, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावाद आया, जिसमें कलात्मक सौंदर्य बढ़ा, कविता में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता आई, कविता में नए नए प्रयोग हुए और कविता साहित्यिक दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुई। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छायावादी कविता ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। परंतु छायावादी कविता में जब ध्वन्यात्मकता बहुत बढ़ गई, जब वायवीयता बढ़ गई, जब उसमें अमूर्त चिंतन अधिक होने लगा, कवि कल्पना की उड़ान अधिक भरने लगे, तो उसकी भी प्रतिक्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद आया, जो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था, जो समाज के दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति लेकर के आया, जो उनके पीड़ा बोध को कविता में प्रस्तुत करता है। परंतु ये प्रगतिवाद भी एक विचारधारा से प्रेरित होने के कारण रूढ़ियों में जकड़ गया, उसमें भी एक कट्टरता आ गई। तो इसी का विरोध करते हुए, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप फिर हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उद्भव हुआ। प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। 1936 के लगभग छायावाद समाप्ति पर है और वहीं से प्रगतिवाद शुरू होता है और 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तार सप्तक लेकर के आते हैं। 7 कवियों को सम्मिलित करते हैं और तार सप्तक लिखते हैं और उसकी भूमिका में दृष्टिकोण अपना स्पष्ट करते हुए प्रयोगवाद को स्थापित करते हैं। और उसमें प्रयोग शब्द इतनी अधिक बार आया कि उस उपहास स्वरूप इस तार सप्तक के कवियों द्वारा रची गई जो कविताएं थी, उनके लिए प्रयोगवाद नामकरण हो गया, रूढ़ हो गया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने फिर कहा कि प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई। तो उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के प्रकाशन के माध्यम से जगत के सामने आई, साहित्य जगत में प्रस्तुत हुई। और नाम तो जैसे छायावाद का भी उपहास स्वरूप रखा गया था, वहां पर भी कविता नहीं, कविता की छाया मात्र दिखाई देती है। मुकुटधर पांडे ने उनका नाम उपहास स्वरूप रखा था। उसी तरह से इस काव्यधारा को भी उपहास स्वरूप नामकरण किया गया प्रयोगवाद। और इसके जनक, इसके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं, जो कवि भी हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। नदी के द्वीप उपन्यास इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा और अनेक कविता संग्रह इनके आए और प्रयोगवादी कवियों को स्थापित करने का श्रेय अज्ञेय जी को ही जाता है। और इन्होंने जिस तार सप्तक को प्रकाशित करवाया,
विस्तार में उसकी भूमिका प्रस्तुत की और वहां उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि ताड़ सप्तक के कवि अपनी शर्तों पर अपने स्वयं के सत्य की खोज करने के लिए निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। सभी कवियों की विचारधारा अलग है। जैसे प्रगतिवाद में जितने कवि रचना करने के लिए प्रेरित हुए वे सब मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। मार्क्सवाद को ही प्रचारित प्रसारित करना, उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना ही उनका लक्ष्य था। परंतु ताड़ सप्तक के जो कवि हैं वे एक विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं। उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनका स्वयं का अपना एक सत्य है और उस सत्य की खोज करना ही इनका उद्देश्य रहा है। तो इसीलिए अज्ञेय जी ने स्पष्ट कहा कि ताड़ सप्तक के कवि अपनी शर्तों पर अपने स्वयं के सत्य की खोज करने के लिए प्रवृत्त हैं। और ताड़ सप्तक शब्द जो हम देखें, सप्तक मतलब सात से अभिप्राय है और इसके पश्चात दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक भी आया। 7 कवियों के समूह थे इसलिए, पर पहला सप्तक जो था उसे ताड़ सप्तक के नाम से ही जाना गया। और इसकी भूमिका में अज्ञेय जी स्पष्ट करते हैं कि जिन 7 कवियों का संकलन उन्होंने इसमें किया है वे 7 कवि अन्वेषी हैं। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। विचारधारा सबकी अलग अलग है, अनुभव सबके अलग अलग है, परंतु 7 कवि ऐसे हैं जो अन्वेषी हैं। अन्वेषी खोज करने वाले, तलाश कर रहे हैं। किसकी तलाश कर रहे हैं? एक सत्य की तलाश कर रहे हैं। और ये जो अन्वेषी का दृष्टिकोण है ये उन्हें एक समानता के सूत्र में बांधता है। और इसीलिए इन 7 कवियों की जो कविता है उनका संकलन एक स्थान पर अज्ञेय करते हैं। और साथ ही वे कहते हैं कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही ये है कि वे किसी स्कूल के नहीं हैं। स्कूल मतलब किसी विचारधारा के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है। राही भी नहीं वरन राहों के अन्वेषी हैं, कि मंजिल को प्राप्त नहीं किए हैं, मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल की तलाश में है। राही है, पथिक है, मुसाफिर है। और राही भी नहीं, साथ में कहते हैं वो राहों के अन्वेषी हैं। अभी तो उन्हें ये भी नहीं ज्ञात कि किस राह पर चलना है, तो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए राह भी स्वयं बनानी है। तो उस राह की खोज करने वाले हैं, राह के अन्वेषी हैं। तो इसलिए ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है मित्रों, और अक्सर परीक्षा में पूछी भी जाती है कि राहों के अन्वेषी ये किन्हें कहा गया, किसने कहा। तो ये जो प्रयोगवादी कवि हैं उनको कवि ना कह करके राहों के अन्वेषी कहा गया, और जिनको अपनी मंजिल अभी ज्ञात नहीं है, अपनी मंजिल की ओर जो बढ़ रहे हैं। अब इनका नामकरण प्रयोगवाद क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयोगवादी रचनाएं एक निबंध लिखा गया और इनको नाम उन्होंने प्रयोगवाद दिया। और जैसे प्रगतिवाद, छायावाद, इस तरह से नाम चल रहे थे, ऐसे ही उसी प्रतिक्रिया में ही इन रचनाओं का नाम प्रयोगवाद रख दिया गया। और ये नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा दिया गया। पर अज्ञेय जी इस नाम को वे पसंद नहीं करते हैं, वे उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं। वे प्रगतिवाद वाद शब्द से जो है उसका खंडन करते हैं। अब प्रयोगवाद कहना, प्रयोग तो हर युग में होते रहे हैं, हर रचना में होते रहे हैं। प्रारंभिक रचनाओं को भी हम देखें, आदिकाल की रचनाएं भी देखें, वर्तमान में भी देखें। तुलसीदास ने अनेक प्रयोग किए। छायावादी कविता में हम देखते हैं तो निराला को हम देखें, पंत को देखें, वे भी नए नए प्रयोग करते हैं।
तो पहले छायावादी के प्रभाव में आकर के रचनाएं कर रहे थे, पर धीरे धीरे वे भी अपनी रचना का स्वर बदलते हैं। तो नए नए प्रयोग निराला है, पंत है, सभी कवियों ने किया है, प्रसाद जी ने किया है। तो इन कवियों ने कोई विशेष तो प्रयोग नहीं किया था, पर अज्ञेय जब ताड़ सप्तक की भूमिका लिखते हैं, दूसरे सप्तक की भूमिका में वे अनेक बार प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए इतना प्रयोग का प्रयोग हुआ कि प्रयोग उनके लिए एक साध्य बन गया। तो इसका विरोध करते हुए अज्ञेय कहते हैं कि प्रयोग उनकी रचनाओं में साध्य नहीं है, वे साधन है। और साथ में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये जो ताड़ सप्तक के संग्रह में आए हुए सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। कविता का सत्य पाना आसान कार्य भी नहीं है, कठिन है, परंतु उसके लिए प्रयास करने में कवि निरत रहते हैं। और ये सातों कवि जो ताड़ सप्तक में संकलित हैं, इन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि कविता का सत्य उन्होंने पा लिया है। ये सभी अन्वेषी हैं, राहों के अन्वेषी हैं। और वाद शब्द जो है, प्रयोग तो ठीक है, अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट का हिंदी में हो गया, और क्योंकि यूरोपीय साहित्य में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, नए नए प्रयोग हो रहे थे, तो उसी की अनुकरण करते हुए अज्ञेय ने भी अनेक प्रयोगों की बात की कविता के संदर्भ में। पर वाद एक विचारधारा विशेष होती है, जबकि ताड़ सप्तक के सभी कवि किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। तो वे कहते हैं कि इसका नाम प्रयोगवाद ना होकर के प्रयोगशील होना चाहिए, क्योंकि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वे साधन है, दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का साधन है। तो सत्य को जानने का साधन है ये कोई विचारधारा किसी विचारक से प्रेरित कोई वाद नहीं है। इसलिए इसे प्रयोगवाद ना कह करके प्रयोगशील कहना चाहिए। ये अज्ञेय जी का मत रहा, परंतु उनकी कितनी भी मजबूत सुदृढ़ मान्यता रही, पर ये प्रयोगवाद नाम ही रूढ़ हो गया। हमें जबकि अज्ञेय जी स्वयं कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। कवितावादी नहीं कहा जाता, तो ऐसे ही प्रयोगवादी कहना भी उचित नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रयोगवाद से अभिप्राय क्या है। प्रयोगवाद के बारे में अज्ञेय जी ने जो कहा, उनका जो दृष्टिकोण ताड़ सप्तक की भूमिका में प्रस्तुत हुआ वे भिन्न था, पर कविताओं को देख करके हम उसका एक निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि प्रयोगवाद कविता की एक नूतन शैली विशेष है, जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयोगों को आत्मसात करती है। प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति सत्य, बौद्धिकता और युग के अनुरूप अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की तलाश की गई है। क्योंकि प्रयोगवादी कविता मूलतः क्या है, सत्य को पाठक तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। अब ये सत्य किसका? कवि का सत्य, व्यक्ति का सत्य जो कविता में प्रस्तुत होता है, और यही व्यक्ति का सत्य ही समष्टि के साथ जोड़ता है। और इसमें बौद्धिकता है, भावुकता नहीं है, और युग के अनुरूप अभिव्यक्ति, जो युगीन संदर्भ थे, युगीन स्थितियां थी, उनके अनुरूप नए माध्यमों की, नए साधनों की तलाश प्रयोगवादी कविता है। इस रूप में वे प्रयोगवादी कविता को हम समझ सकते हैं।
नए पत्ते पत्रिका के संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा, जिन्होंने प्रयोगवादी कविता भी की, अब हम उनकी मान्यता को समझेंगे। वे प्रयोगवाद से क्या अभिप्राय लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। यह जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर वे रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है कि हर व्यक्ति का अपना एक सत्य है। तो व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य, इन दोनों स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की जो सार्थकता है, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास प्रयोगवाद है। तो व्यक्ति अनुभूति से समष्टि की ओर बढ़ने का प्रयास है। और इस संदर्भ में प्रयोगवाद ने साहित्य के क्षेत्र में जो रूढ़ियां, जो परंपराएं थी, जो जड़ हो गई थी, उनका विरोध किया है। तो रूढ़ियों के विरोध के रूप में, रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में प्रयोगवाद आया है और अन्वेषण का समर्थक रहा है। साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के अन्वेषण का वह समर्थक रहा है। इसी तरह से तार सप्तक के ही कवि, प्रयोगवादी कवि हुए धर्मवीर भारती। उन्होंने भी प्रयोगवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब प्रयोगवादी कविता भावना की अतिरेकता के विरुद्ध आई थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आई थी, क्योंकि छायावादी कविता अति भावुक हो गई थी, आत्मा अभिव्यक्ति हो गई थी, और उसका विरोध करते हुए उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद आया। और प्रयोगवाद में जो भावना दिखाई देती है, तो उस भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये प्रश्न चिन्ह किसको द्योतित करता है? इस प्रश्न चिन्ह को हम बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और ये प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है कि कवि का उद्देश्य केवल कविता करना, केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति करना ही नहीं है, उसमें युगीन संदर्भ जुड़ना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक संदर्भ आने चाहिए। और वे समय 1943 में प्रयोगवाद आया है और उस समय सांस्कृतिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा उठा था। तो ऐसे में भावना के सामने जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये प्रश्न चिन्ह उसी चरमराए हुए ढांचे की ध्वनि मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति करने वाला है। अब हम मित्रों बात करते हैं प्रयोगवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि क्या रही। क्योंकि कोई भी विचारधारा जब आती है, कोई भी साहित्य के अंतर्गत नई प्रवृत्ति प्रारंभ होती है, तो उसके उद्भव के पीछे कुछ कारण रहते हैं, उसकी कोई पृष्ठभूमि होती है। तो प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें, तो यहाँ मुख्य कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध। 1943 में प्रयोगवाद आ रहा है और 1940-42 वाला पूरा समय विश्व युद्ध वाला था, और उस विश्व युद्ध का प्रभाव पूरे वैश्विक क्षितिज पर, पूरे वैश्विक पटल पर इस तरह से पड़ा कि मानव अपने आप को बड़ा तुच्छ मानने लगा। वैज्ञानिक और तकनीकी का प्रयोग जैसे हुआ, जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम किया गया, और जिस तरह से मानवता का ह्रास हुआ, तो मानवता क्या है, मानवता के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगता है।
सामाजिक स्थितियां छिन्न भिन्न हो गई, आर्थिक स्थिति बड़ी विपन्न हो गई, क्योंकि जब विश्व युद्ध की स्थिति बनती है, वैसे भी युद्ध की स्थिति होती है, कोई भी देश जब युद्ध के लिए आगे बढ़ता है तो उसका प्रभाव पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और ये तो वैश्विक पटल पर विश्व युद्ध था जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। और भारत वो तो पहले से ही पराधीन था, गुलाम था, और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। गरीबी, बेरोजगारी इतनी अधिक, और ऊपर से दुर्भिक्ष, अकाल की स्थिति हो गई। और राजनीतिक स्थिति में देखें तो इधर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, और आंदोलनों में निरंतर गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रहे थे, असफलता भी मिल रही थी। तो राजनीतिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर एक बड़ी असंतोष की स्थिति थी, जिसके कारण आस्थाएं चरमरा गई थी। मनुष्य के अंदर निराशा, कुंठा, विषाद का भाव जागृत होने लगा, एक असंतोष का भाव जागृत होने लगा। और साहित्य कैसा था? साहित्य उससे पहले छायावाद का जो साहित्य था, वे मानवता से दूर होकर के आत्माभिव्यक्ति में और वायवीयता की ओर मुड़ गया था। प्रगतिवादी साहित्य में यद्यपि जो शोषित वर्ग था, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग था, उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को उठाया जा रहा था, परंतु एक विचारधारा से प्रेरित था। तो इन सब की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ, प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है, जो समाज का जो यथार्थ है उसको सामने लेकर के आता है, जो मनुष्य के भीतर आस्था, कुंठा, निराशा की स्थिति, असंतोष की स्थिति आ गई थी, उसकी अभिव्यक्ति वे कविता में करता है। और जब इस तरह की सामाजिक आर्थिक स्थितियां हो जाती हैं, जब युद्ध के लिए अनेक पुरुष सेना के में चले गए, तो उनके अंदर यौन कुंठाएं उत्पन्न हुई। तो उन यौन कुंठाओं को, उन वर्जनाओं को वे साहित्य में फिर अभिव्यक्त करते हैं, कविता में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इस पर आगे चल करके आरोप भी लगे, परंतु प्रयोगवादी कविता की जो पृष्ठभूमि में, उसमें ये सब कारण रहे। युगीन संदर्भ उसमें मुख्य कारण रहा, और छायावाद और प्रगतिवाद की परंपराबद्धता, उनकी रूढ़िग्रस्तता, ये भी प्रयोगवाद के उद्भव के पीछे मूल कारण रही। क्योंकि छायावाद पूरी तरह से काल्पनिकता की ओर बढ़ गया था, लाक्षणिकता की ओर बढ़ गया था, जो आम सामान्य व्यक्ति की पहुंच से परे हो गया था। और प्रगतिवाद भी परंपराबद्ध और रूढ़िग्रस्त हो गया था। तो इसके कारण प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, और बदलते हुए समाज के सत्यों और मूल्यों को उद्घाटित करने के लिए एक नवीन अभिव्यंजना की आवश्यकता थी। क्योंकि समाज में जब परिवर्तन आता है, जब सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते हैं, तो उनको अभिव्यंजित करने के लिए एक नवीन शैली, कलात्मकता की आवश्यकता थी। और इस नवीन शैली को, कलात्मकता को लेकर के, नए प्रतीकों को, नए उपमानों को लेकर के प्रयोगवादी कविता सामने आई। और जीवन व्यापी निराशा, जिसके कारण लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास प्रयोगवादी कविता द्वारा किया गया। वैयक्तिकता के प्रति आग्रह रहा। इससे पूर्व प्रगतिवाद में समाज को केंद्र में रखा गया, परंतु प्रयोगवादी कविता व्यक्ति के सुख दुख को, व्यक्ति की आशा निराशा को प्रस्तुत करने वाली वैयक्तिकता के प्रति आग्रह रहा। और जीवन अथवा अनुभव जगत के नए पहलुओं को नई दृष्टि से देखना और उन्हें नए प्रतीकों, चित्रों, अलंकारों द्वारा अभिव्यक्त करना, यह भी प्रयोगवादी कविता का एक मुख्य कारण रहा। जैसे अभी हमने मित्रों बात की, पूरे वैश्विक क्षितिज पर घटित होने वाले राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये भी प्रयोगवादी कविता के उद्भव के मूल कारणों में रहे।
क्योंकि पूरे वैश्विक, केवल भारत में ही नहीं, केवल हिंदी साहित्य में ही ये परिवर्तन नहीं आया, पश्चिमी साहित्य में, पूरे यूरोप में ये परिवर्तन आता है। यूरोपीय साहित्य में भी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा जाता है, न्यू क्रिटिसिज्म प्रारंभ होता है, नई समीक्षा प्रारंभ होती है। फ्राइड का मनोविज्ञान आता है, वहां पर मनोविश्लेषणवाद आता है, युंग, एडलर, स्पेंसर आदि आते हैं, और उनका प्रभाव कहीं कहीं इन प्रयोगवादी कवियों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व पटल पर साहित्य की मूल्य बदले, साहित्य की दिशा बदली, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी आना स्वाभाविक था। तो इस तरह से प्रयोगवाद नए मूल्यों को, नई कलात्मक अभिव्यक्तियों को, नए प्रतीकों को, अलंकारों को लेकर के प्रस्तुत होता है। डॉक्टर देवराज ने प्रयोगवाद के उद्भव के कारणों पर बात करते हुए स्पष्ट किया कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक होती थी। दूसरे, काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाना था, अथवा काव्य निबद्ध अनुभूति को जन जीवन के संपर्क में लाना था। अतः बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा नए मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं नवीन प्रयोग करने के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ। जो बात मित्रों अभी हमने कही, डॉक्टर देवराज की ये पंक्तियां उसी की पुष्टि करती हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर। वे भी प्रगतिवाद पर आरोप लगाते हुए, प्रगतिवाद की रूढ़िबद्धता पर का खंडन करते हुए प्रयोगवाद के उद्भव के कारणों की बात करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जब प्रगतिवाद के नाम पर साहित्य में कनस्तर बजाए जाने लगे और साहित्यिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, तब ये आवश्यक हो गया कि हिंदी में कला और शैली के हिलते हुए महत्व को फिर से सुस्थिर करने का प्रयास किया जाए। यही प्रयास धीरे धीरे बढ़कर प्रयोगवाद बन गया। तो जिन साहित्यिक मूल्यों का ह्रास हम प्रगतिवाद में देखते हैं, उन साहित्यिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य और अभिव्यंजना के स्तर पर कलात्मकता लाने का कार्य, शैली के स्तर पर नए नए प्रयोग करने का कार्य और उस कविता के शिल्प को पुनः स्थापित करने का कार्य प्रयोगवाद द्वारा किया गया। तो इस तरह से प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रयोगवाद कैसे आया, ये रामधारी सिंह दिनकर अपने कथन में स्पष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों प्रयोगवाद के लक्ष्य पर। उसका लक्ष्य क्या है? गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा हुए व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। तो इस तरह से व्यक्ति के अनुभूत सत्य को संपूर्णता में समष्टि तक पहुंचाना प्रयोगवाद का लक्ष्य है। प्रयोगों के प्रति आकर्षण और तदनुरूप नए मार्गों का अन्वेषण, यह प्रयोगवाद का लक्ष्य है। और जो स्थापित मान्यताएं थी प्रगतिवाद के समय में, छायावाद के समय में, उनका पुनर्परीक्षण करके नए प्रयोग करना, यह प्रयोगवाद का लक्ष्य रहा। और साहित्य में निर्जीव तत्व के स्थान पर नए सजीव तत्व का अन्वेषण करना और कविता को कलात्मकता प्रदान करना, यह प्रयोगवाद का लक्ष्य रहा। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने बात की प्रयोगवाद के नामकरण को लेकर, प्रयोगवाद के स्वरूप को स्पष्ट किया, प्रयोगवाद का उद्भव के मूल कारण क्या रहे और प्रयोगवाद का क्या लक्ष्य रहा, इस पर चर्चा की। अब हम अगली चर्चा करेंगे
प्रयोगवाद के विकास के विविध चरण, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।